नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फरीदाबाद विधानसभा नित 86 से राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी ने प्रेस वार्ताकार राम प्रताप गौड़ जी को उतरा अपना प्रत्याशी। देखे पूरी खबर। आज का मेन मुद्दा है राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के महान कर्मठ कार्यकर्ता हमारे श्री राम प्रताप गौड़, प्यार से लोग इन्हें आरपी गौड़ के नाम से बुलाते हैं, एनआईटी फरीदाबाद से होने वाले चुनाव हरियाणा असेंबली में एनआईटी फरीदाबाद 86 कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे सभी कोर ग्रुप के मेंबर आपके सामने हाजिर हैं। 86 से आपने प्रत्याशी उतारा है, विधानसभा में बहुमत आने पर आपकी पार्टी किस तरह से काम करेगी? बहुमत आने पे पार्टी का सबसे पहला काम है आजादी। आज हमारा जो सिस्टम बना हुआ है वो गुलामी का है। आप एक बार वोट देते हो और 5 साल के लिए आप उस एमएलए बनने वाला जो एमएलए है उसकी कस्टडी में आ जाती हो। कस्टोडियन सरकार बनती है कि लोगों को वो 2.5 करोड़ लोगों को गुलाम बना लेते। सबसे पहला हमारा पॉइंट है लोगों को आज़ादी दिलाना। आज़ादी का मतलब है ये फरीदाबाद 31 वार्ड है, हर वार्ड में अपनी एक सरकार होगी। वार्ड की सरकार में उन्हें निर्णय लेने का अधिकार होगा जो यहाँ की समस्याएं हैं। अब हम ये किस वार्ड में बैठे हैं? वार्ड नंबर 2 है। 2 नंबर वार्ड में बैठे हैं। 2 नंबर वार्ड की कानून के तहत, संविधान के तहत 74 अमेंडमेंट के तहत उन्हें 18 भारतीय संविधान के तहत निर्णय लेने का अधिकार दिए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, प्लस सफाई, पानी, हर एक चीज के लिए उनको निर्णय लेने का अधिकार दिया है। जिस वार्ड को निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा उसी वार्ड को उसी के मुताबिक, जनसंख्या के मुताबिक बजट पैसा मिलेगा। जब पैसा आपके पास है, पावर आपके पास है, तो आप अपना काम नहीं करा सकेंगे। हमने राम प्रताप जी को यही कसम खिलाई है और इनका एविडेंट आपको अभी देंगे। रणवीर सिंह जी, मेरा सवाल है, 86 विधानसभा में आप बैठे हैं और आपने अपना प्रत्याशी उतारा। इस विधानसभा में समस्याओं का अंबार भरा कि कैसे समस्याओं से सुलझेंगे आप? हमारा पहला सवाल यही है। पूर्व विधायक है, वो भी परेशान हो गए क्योंकि उनको फंड नहीं मिल पाता है, तो आप कैसे? ये सोचिए, इसका हल हम देंगे। फंड मिलते हैं लेकिन उन फंडों का उपयोग नहीं होता है, सही जगह सही हाथों में वो फंड नहीं जाता। उस फंड को बीच में बिचौलिए और दलाल ही खा जाते हैं। हमने वो दलाल सिस्टम खत्म कर दिया और वो फंड वार्ड वाइज जो आएंगे उनके पहले ही आरडब्ल्यूज को दे दिया जाएगा। ये आपकी बिजली के पैसे हैं, ये पानी के पैसे हैं, सफाई के पैसे हैं। समस्याएं व्यक्ति विशेष हल नहीं करता, समस्याएं समाज मिलके खुद हल करा करता है। इस एरिया की जो समस्याएं हैं इन 50 भाइयों को ज्यादा पता है। या निकासी, पानी की निकासी की समस्या है, कीचड़ की समस्या है या गंदगी की समस्या है। तो जब इनके पास पैसा होगा, निर्णय लेने की पावर होगी कि सबसे पहले हमने गंदगी दूर करनी है, क्योंकि तकलीफ में ये रहते हैं कि उस काम को जरूर करेंगे। और जो समस्याओं का अंबार है, आप हमें 1 साल का मौका दो, इन्हें एमएलए बना के जिताओ। अगर 1 साल में आपकी 90% समस्याएं नहीं खत्म कर दें तो आप हमारा इस्तीफा ले लेना। अगर बात करूं एनआईटी 86 की, तो आपने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, आपके सामने देश की बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आपके विपक्ष में है, सामना कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल है। हर इंसान, हम तो जवान है, नई पैदा हुए, ये तो बूढ़े हो गए। इनके काम करने की सोच ही नहीं है। अब
अब तो ये सब मतलब बुढ़ापे में चले गए ना। कोई 75 साल का है, कोई 100 साल का है। अब कांग्रेस कब बनी? 85 में बनी, कितने साल की होगी? बुढ़ापे के ढोरे हैं। 72 में ये बने, कितने साल के हो गए? तो बूढ़े आदमी से काम नहीं होता, काम तो युवा करता है। देखो हमारा युवा है ना, पार्टी युवा है, हमारा काम करने वाले युवा है, उसका जुनून युवा है, और युवाओं से ही क्रांति आती है। हर हाल में हम जीते। मौजूदा विधायक है नीरज शर्मा जी, कांग्रेस से, केंद्र में सरकार बीजेपी, उन्होंने कपन तक पहन लिया था, फंड नहीं मिला है, रोटी कटवाने तक की बात हो गई थी, लेकिन आप कह रहे कि हम फंड निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल पाएंगे? आपका प्रत्याशी तो उतरा नहीं। हम नाटक नहीं करें, ये नाटकबाजी है, कफन पहनना, चोटी कटवाना। आप एमएलए हो, आप एमएलए की पावर समझिए। जितना हरियाणा का बजट है, हर एमएलए को उसका 90वां हिस्सा मिलेगा। 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा में मेरे एक बार पूरा सवाल सुन लीजिए, आप जवाब सुनिए, थोड़ा जल्दी कर दिया आपने, माफ करना। 90वां आपको बजट का हिस्सा मिलेगा, ये पावर है एमएलए की। अगर उसको हिस्सा नहीं मिलता तो संविधान, ये किताब आजकल गूगल है, गूगल में आप संविधान से पूछ लीजिए एमएलए की पावर। उस एमएलए को अपना हक लेने का अधिकार है। जब इनके पास पैसा आएगा तो निर्णय लेने का अधिकार है, तो पैसा खर्च करने का अधिकार है। तो इसके बाद समस्याएं कैसे रहेंगी? आप सवाल बोलिए। अजी सर, एक और मेरा सवाल है। सरकारी तंत्र में रहे हैं, सरकारी तंत्र को अच्छी तरह आप समझते हैं, क्या एक विधायक इतना मजबूर है कि उसकी नगर निगम के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं? नहीं, गलत है ये। समस्या यही अटकी हुई है। एमएलए साहब कभी पढ़ता ही नहीं मेरा संविधान क्या है, एमएलए साहब पढ़ता ही नहीं मेरी पावर क्या है। नाटकबाजी नहीं चलेगी। हमने इनको पढ़ा लिखा के पूरा ट्रेनिंग देके तैयार किया है। इन्हें एक एक ज्ञान है अपनी पावर का, एक एक ज्ञान है काम लेने का अधिकार का। आप पता है एमएलए की पावर क्या है? ही इज मोर देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। चीफ सेक्रेटरी से बड़ी पावर एमएलए की होती है। तो नगर निगम का कमिश्नर काम नहीं करेगा क्या? यहां नहीं आएंगे, वो चीफ सेक्रेटरी को बोलेंगे आप इनसे बात करिए, इनकी ट्रेनिंग है, इनको पता काम कैसे ले रहे हैं, अधिकार है, तो पैसा खर्च करने का अधिकार है। तो इसके बाद समस्याएं कैसे रहेंगी? आप सवाल बोलिए। अजी सर, एक और मेरा सवाल है। सरकारी तंत्र में रहे हैं, सरकारी तंत्र को अच्छी तरह आप समझते हैं, क्या एक विधायक इतना मजबूर है कि उसकी नगर निगम के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं? नहीं, गलत है ये। समस्या यही अटकी हुई है। एमएलए साहब कभी पढ़ता ही नहीं मेरा संविधान क्या है, एमएलए साहब पढ़ता ही नहीं मेरी पावर क्या है। नाटकबाजी नहीं चलेगी। हमने इनको पढ़ा लिखा के पूरा ट्रेनिंग देके तैयार किया है। इन्हें एक एक ज्ञान है अपनी पावर का, एक एक ज्ञान है काम लेने का अधिकार का। आप पता है एमएलए की पावर क्या है? ही इज मोर देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। चीफ सेक्रेटरी से बड़ी पावर एमएलए की होती है। तो नगर निगम का कमिश्नर काम नहीं करेगा क्या? यहां नहीं आएंगे, वो चीफ सेक्रेटरी को बोलेंगे आप इनसे बात करिए, इनकी ट्रेनिंग है, इनको पता काम कैसे ले रहे हैं। अपने कमिश्नर को टेलीफोन करिए, काम करके दे मेरे को, ये तो मैं यहीं बैठा हूं। जब ये ऑर्डर एक एमएलए चीफ सेक्रेटरी को देगा, चीफ सेक्रेटरी उसकी एसीआर लिखेगा, उसकी क्या हिम्मत कमिश्नर की, वो काम नहीं करेगा। हम प्रशासन में हमें पता है अफसर और मुलाजिम काम कैसे करते, इन्हें काम ही नहीं आता, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। राम प्रसाद जी, मेरा आपसे सवाल है जी। आपकी मैनिफेस्टो में 11 वो लिखे गए, बिल्कुल आप बताने का कष्ट करेंगे क्या क्या है मुद्दे उसमें मैनिफेस्टो? जैसे सबसे पहला संविधान के अधिकार हैं, जैसे अभी बताया कि वो अधिकार वार्ड को मिलने चाहिए, अदरवाइज बंदर बांट होती है। अगर पार्षद है, आगे कमिश्नर है, वो लोग उसका हिस्सा पत्ती में अगर 100 रुपये हैं, 90 रुपये वैसे उड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि बाढ़ में हो रही है सब? ये हर बार होता है ऐसा देखिए, ऐसा होता है। अगर एक एमएलए बनता भी नहीं है, आम नागरिक भी अगर ये ठान ले कि काम होना चाहिए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो जाकर के अफसर को या प्रशासन में कोई भी आदमी है
काम ना हो सके वो। असल में मसला क्या रहता है कि जो आदमी आज एमएलए हैं वो ये चाहते हैं कि यदि काम हो गया तो इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। वो क्रेडिट के चक्कर में ये सारे लोग आम पब्लिक को रुलाते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आज पानी है, सीवरेज ओवरफ्लो है, ये अगर सही करवा देगा तो उनका फायदा बीजेपी को होगा। उसके क्रेडिट डिसक्रेडिट करने के लिए वो सारे काम रुके हुए हैं। आज थाने में चले जाओ, जो पुलिस वाले कांग्रेस के फर्जी भरे हुए हैं वो काम नहीं करते जानबूझ के। साफ प्रशासन को सही तरीके से नहीं चलाते। वो इसलिए नहीं चलाते कि वो सरकार डिसक्रेडिट हो। हमारा मोटो ये नहीं रहेगा। हमारा मोटो ये रहेगा, हम सरकार में नहीं आके अगर सिर्फ एमएलए बनते हैं, हमें सिर्फ जनता से ताल्लुकात रहेगा। जनता के सारे काम होने चाहिए, जैसे हमारे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली। इसी पॉइंट में आपको रोकता हूँ। जी। शिक्षा, चिकित्सा और बिजली की बात करते हैं कि हम फ्री देंगे, पानी की फ्री देंगे, लेकिन अगर NIT 86 की बात करूँ तो यहाँ जो टैंकर माफिया है, जिसे पानी माफिया बोलते हैं, तो बड़े बड़े मंत्रियों के इशारे पे चल रहे हैं। शिक्षा की बड़ी बड़ी संस्थाएं इन मंत्रियों की हैं और उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि आम आदमी बच्चा वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इस तंत्र को कैसे सुधारा जाए? एक सेकंड जी, इसका मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा जी। आपने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, हमने सबसे पहला वर्ड बोला। अगर आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ेंगे, आजादी। सबसे पहले हमारा वर्ड है आजादी। 73-74 के तहत हमने इस NIT क्षेत्र को आजाद करवाना है इन व्यवस्था से, सिस्टम से। जब आजादी मिल जाएगी आदरणीय भाई, तो आपके पास निर्णय लेने की पावर, सरकार, NIT की सरकार, जैसे हरियाणा सरकार है वैसी है NIT के वार्डों की सरकार हो। सरकार होगी तो बजट होगा, बजट होगा तो निर्णय लेने का अधिकार होगा, निर्णय लेने का अधिकार होगा तो एक आदेश वार्ड वाइज फ्री किया जाएगा कि आपको पैसे हमारे NIT का जो बजट है उसमें से दिया जाएगा, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री। करेक्ट। चिकित्सा, जितने हॉस्पिटल हैं सरकारी हैं तो उनको ये बताया जाएगा आपका जो खर्चा होगा वो सरकार देगी, हम अपने बजट में से देंगे, जो NIT की सरकार है। राइट, इसको समझने की कोशिश करिए आप। तो उस बजट में से उसको पैसा दिया जाएगा, जितने हमारे चिकित्सालय होंगे, चिकित्सक होंगे, प्राइवेट वाले होंगे, आप अपना खर्चा बताइए, आपका जो हमारे पेशेंट आएंगे आपको दे दीजिए। 34% है, 34% में से आपको दे दीजिए। नंबर 3, बिजली और पानी। आप अंदाजा लगाइए, अगर इस छत के ऊपर सोलर की प्लेटें लगी हों इस NIT क्षेत्र में, कितना बड़ा पावर हाउस बनेगा। उसकी बिजली हम फ्री करेंगे। हमने तेरी प्लेट लगानी है, प्लेट सरकार लगाएगी। तूने इजाजत देने की मेरी छत पर प्लेट लगवा दो। सारे एरिया में जब सोलर प्लेट लगेंगे, कितना बड़ा पावर हाउस बन जाएगा। बिजली फ्री होगी कि नहीं होगी? अपने मुंह से बोलिए आप, हाँ या ना बोली। मैं गलत कह रहा हूं, मुझे टोकिए आप। जब मेरी बिजली फ्री होगी, पावर मेरे पास है, तो मैं नीचे से पानी निकाल लूंगा ना। तो कितने फुट मिले? पानी तो मिलेगा, धरती के अंदर पानी मिलेगा ना। बगैर पानी के तो, पानी के ऊपर ही तो समुद्र खड़ा है, धरती पड़ी। तो हर हालत में शिक्षा फ्री होगी बच्चों। ये दुकानें सारी बंद होंगी। उसको ये बता दीजिएगा, तू अपना खर्चा बता, प्राइवेट स्कूल अपना खर्चा बता कितना है तेरा। एक टीचर को 7 से 8, 10 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं, 10 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं। हम उनका कंपटीशन देंगे सरकारी के साथ। भैया तेरे को तनख्वाह 60 हजार रुपये मिलती है, तू 60 हजार का काम करके दिखा, क्योंकि पैसा NIT के बजट से आ रहा है, हरियाणा बजट से नहीं आएगा। तू काम करेगा तो पैसा मिलेगा। नो वर्क नो पे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का लेटर जो है वो NIT सरकार को होगा। अपॉइंटमेंट का जो लेटर है वो NIT सरकार को होगा, हरियाणा सरकार नहीं देगी। NIT किसको लगाएगी? जो काम करेगा। तू बच्चों को पढ़ा के दिखा। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है। बोलो। चुनाव से पहले अच्छे वादे हर कोई करता है, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल तक कोई शिकत नहीं दिखाता। आपने समझ गए, इतने बात बोल दी, तो अब आप इसको कैसे देखो, मेरा पहला वर्ड अगर आप समझ जाओगे ना इस घोषणा पत्र का, मिलेगा। इससे आजाद होना चाह रहे हैं? मैं आजाद इस सिस्टम से, जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया है, नेताओं ने, अफसरों ने,
सरकार तीन ही है, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम केंद्र सरकार, सीएम राज्य सरकार और डीएम डिस्ट्रिक्ट एसपी की सरकार। इन तीनों की जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज होकर के वार्ड में आ जाएंगी, एनआईटी में आ जाएंगी। जब वार्ड इनकी पावर, जो आज डीसी के अधिकार हैं, वो पावर इनके पास आ जाएगी, ये प्रतीक के तौर पर रहेंगे। पावर यहां होगी निर्णय लेने की, वार्ड की सभा, मतलब लोगों की पावर, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये डेमोक्रेसी है। तो फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार होगी, लोगों के लिए काम करेगी, लोग ही डिसीजन लेंगे। जब लोग खुद निर्णय लेंगे तो वो अपना काम करेंगे। मैंने दो ही चीज कही है, पावर और पैसा। इसका डिसेंट्रलाइजेशन हमारा मेन मुद्दा है। लोक स्वराज, लोगों का राज कैसे आएगा। अगर एनआईटी 86 की जनता NIT 86 की जनता आपके प्रत्याशी को जिताकर भेजती है, तो सबसे मुख्य समस्या आपकी पहले क्या? मैं बताता हूँ। देखिए, NIT 86 की और पूरे फरीदाबाद की ऑलमोस्ट एक जैसी समस्या है। सबसे पहली समस्या NIT की, जो हमारी सीवरेज व्यवस्था है, पानी की सप्लाई की व्यवस्था है और बिजली की व्यवस्था है। ये व्यवस्था सबसे पहले तो सफाई और पानी, ड्रेनेज, इससे 10 बूंद भी पानी पड़ती है तो लोग नरक में जीते हैं। मेरा अपना ये सिस्टम है कि हार जीत से हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते। अब आगे मैं पढ़ लेता हूँ इस बात का कि इस इलेक्शन के बाद इस सिस्टम को सुधारने के लिए मैं जी जान से प्रशासन के साथ लग के इसको सुधारूंगा। और ये तरीके से सुधरता है, जो काम होता है उसका एक मेथड होता है। और सबसे बड़ी एक समस्या और है जो हम दूर करेंगे, जो हाउस टैक्स, बिजली का, वृद्धावस्था पेंशन का, राशन कार्ड का, ये जितने भी प्रशासनिक काम है, जो आईडी बनती है, ये सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास तरीके से बनती है। अब तक योग्य आदमी नहीं होते, आदमी की जगह औरत की फोटो, मेरी प्रॉपर्टी 4 सेक्टर में दिखा रखी है। ये काम सरकारी तंत्र से सुधार करके नगर निगम का आदमी हर आदमी के घर में आके फॉर्म भर के साइन करके और उसे वेरीफाई करके तब जा करके और हाउस टैक्स कंप्लीट माफ करवाने की कोशिश की जाएगी। हाउस टैक्स और बिजली का, पानी का, आपने देखा बिजली तो चलो अब सुधार हो गया, आराम से आप बिल दे सकते हो। आज नगर निगम का मतलब है एक भ्रष्टाचार तंत्र का अड्डा। आप ये समझते हैं कि माफ हो जाएगा, हाउस टैक्स माफ हो गया, पानी का बिल माफ हो गया, तो इससे पैसा कहाँ से आएगा? हर आदमी, भिखारी भी टैक्स देता है। एक भिखारी अगर 200 रुपये, 400, 500 भीख मांगता है, उसमें से वो सिगरेट पीता है, पान पराग खाता है, दारू पीता है, हर आदमी टैक्स देता है। इतना टैक्स देता है, जो आदमी 10 से 15 हज़ार कमाता है उसका 20% गवर्नमेंट के खाते में जाता है। यहाँ से हम चंडीगढ़ जाते हैं, कितना टोल देते हैं। ये जो पैसा है, ये जो भ्रष्ट इस वक्त MLA MP बने हुए हैं, ये सारा पैसा किसी न किसी तरीके से काम क्यों रुकता है? इनकी प्लानिंग होती है इस पैसे में से मैक्सिमम हमारी जेब में कैसे आए। हमारा ये उद्देश्य नहीं रहेगा, हमारा उद्देश्य रहेगा हारे या जीते। परंतु अब प्रशासन के साथ इस काम को, इस सिस्टम को सुधारने के लिए हम तन मन धन से लगेंगे। यहाँ सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। अभी तक क्या हो रहा है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो स्थापित पार्टी है, इनका कैंडिडेट सिर्फ टिकट लेने तक मेहनत करता है। इन लोगों की चापलूसी करके पार्टी के टिकट लेता है। पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ़ी से इनको जिताती है। पहली बात तो 5 साल के बाद हर कैंडिडेट को बदल देना चाहिए, क्योंकि एक कैंडिडेट बदलेगा, दूसरा कैंडिडेट आएगा, वो कुछ न कुछ अच्छा करेगा। एक कैंडिडेट को 2 बार आप टिकट दे दो, वो अपने को भगवान समझने लगता है। पार्टी के टिकट मिलने के बाद वो कहता है कि जो भी है मैं पार्टी के प्रति वफादार हूँ, पार्टी को देगा, अपने कार्यकर्ताओं को देगा, अपनी जेब भरेगा। उसको किसी भी पब्लिक के काम से कोई लेना देना नहीं है। आज स्कूलिंग है, शिक्षा की बात है, अध्यापक स्कूल जितनी बड़ी जगह होती है वहाँ पे ना बैठने की व्यवस्था है,
अध्यापकों को काम नहीं करने देते, मूर्खों ने जो ये मिड डे मील शुरू की हुई है, ये थोड़ा बहुत जो पढ़ा देते थे, ये मिड डे मील में और ज़्यादा गड़बड़ा हो गया। आप समझते हैं मिड डे मील क्यों चलता है? इसके अंदर पूरे करोड़ों अरबों रुपए ये रिश्वत के पेट में जाते हैं। अगर कोई पत्रकारों से मिलके, मान लो मैं अकेला ही हमारे आईजी साहब के साथ मिलके हम इसको उठाए, प्रशासन में जब हमारी पहुंच होगी, हमें मान लो ताकत देती है जनता, तो हम ये सारे गलत कामों के लिए पब्लिकली अनाउंस करेंगे, जिससे धीरे धीरे ये सारा सुधार तभी हो पाएगा। आपने सेशन को देखा होगा, सेशन से पहले कोई चुनाव आयोग को जानता भी नहीं था। एक व्यक्ति ने उस चीज़ को पढ़ा। अभी जो एमएलए हैं ये अपनी शक्ति को जानते ही नहीं है, एक एमएलए की ताकत क्या होती है। एक इंस्पेक्टर थाने में अगर सही हो, पढ़ा लिखा हो, अपनी ताकत जानता हो, तो उस थाने में कोई भी अपराध नहीं होगा। ज़्यादातर जितने भी ऑफिसर हैं उनको अपने अधिकार ही नहीं पता। अगर यहाँ के उन्हें सिर्फ पता होता है यार अब टिकट ले ली, अब टिकट लेके जीत भी गए, उसके बाद उनका शुरू हो जाता है काम अगली बार कैसे जीतेंगे। वो फिर जैसे तांत्रिक फंसाता है, जो आदमी उनके पास गया उसको फंसा के अगली बार की तैयारी करते हैं। हाँ जी, नॉमिनेशन कब करते हैं? हम नॉमिनेशन सोमवार को करेंगे। कितने विधानसभा प्रत्याशी होंगे हमारे साहब बताएंगे। अभी हमारे करीब हम 65 प्रत्याशी हमारे धीरे धीरे आज कल तक पूरे हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का कितने साल हो गए? राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का जो विचार है, वैसे तो 2014 में आ गया था, लेकिन हम पिछले 3 साल से ही मेहनत के ऊपर आए हैं काम करने के लिए कि जब तक हमारा काडर नहीं तैयार हो जाता हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब तक तो पार्टी को उस थाने में कोई भी अपराध नहीं होगा। ज़्यादातर जितने भी ऑफिसर हैं उनको अपने अधिकार ही नहीं पता। अगर यहाँ के उन्हें सिर्फ पता होता है यार अब टिकट ले ली, अब टिकट लेके जीत भी गए, उसके बाद उनका शुरू हो जाता है काम अगली बार कैसे जीतेंगे। वो फिर जैसे तांत्रिक फंसाता है, जो आदमी उनके पास गया उसको फंसा के अगली बार की तैयारी करते हैं। हाँ जी, नॉमिनेशन कब करते हैं? हम नॉमिनेशन सोमवार को करेंगे। कितने विधानसभा प्रत्याशी होंगे हमारे साहब बताएंगे। अभी हमारे करीब हम 65 प्रत्याशी हमारे धीरे धीरे आज कल तक पूरे हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का कितने साल हो गए? राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का जो विचार है, वैसे तो 2014 में आ गया था, लेकिन हम पिछले 3 साल से ही मेहनत के ऊपर आए हैं काम करने के लिए कि जब तक हमारा काडर नहीं तैयार हो जाता हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब तक तो पार्टी को, नई पार्टी को उठाने में मेहनत नहीं। अब हमारा काडर तैयार है, हमारे पास कैंडिडेट हैं और हम युद्ध में फुल फ्लैश तरीके से आए हैं। 86 की जनता को आप क्या संदेश देना, क्या विचार? बड़ा सिंपल है, हमने 86 की जनता को जो समस्याएं हैं उन्हें समस्याएं मुक्त करना है। हमने वही सारी समस्याएं अपने घोषणा पत्र में दी हैं और लिखित रूप में हम वायदा कर रहे हैं दस्तक समेत, मेरा कैंडिडेट भी दस्तक करेगा, पार्टी का अध्यक्ष भी उस पर दस्तक करके देगा। उसका एक नमूना एक आप दिखा दीजिए, मैं मोबाइल के ऊपर नहीं नमूना है, इन्होंने डाला है, भाई ने, आपने डाला था मेरे पास, वो डाल के दिखा दीजिए। हम दोनों भाई दस्तक करेंगे और लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पे दस्तक करके ये देंगे कि ये जो वायदे किए हैं, घोषणाएं की हैं, हर हालत से हम इन्हें लागू करेंगे और लोगों को समस्याएं मुक्त 1 साल में ही बना के दे देंगे। शर्मा जी, समय बहुत कम बचा है विधानसभा चुनाव के लिए। आप NIT छाती का एरिया काफी बड़ा है, आप तो सब जन जन तक पहुंच पाएंगे? हम 1 साल से काम कर रहे हैं, NIT में खाली नहीं बैठे, इन्हें घर घर हाथ जोड़ के वोट मांग लिए हैं। अब तो हमने उन्हें रिफ्रेश करेंगे कि हम अब मौके पे आ गए हैं। आईटी साहब, आपके मैनिफेस्टो में 10वां जो पुष्टि हुई है वो है भ्रष्टाचारी व चरित्र अपराधी विधायक को वापस बुलाने का अधिकार देने की प्रतिज्ञा करती है। यस, इसका क्या? ये लिखित रूप में हाँ। हमारी पार्टी ये घोषणा करती है, अगर हमारा होने वाला MLA उसका चरित्र खराब हो गया, गंदे चरित्र का बन गया हो,
मतलब फॉर एग्जांपल वो रेप के मुकदमे में फंस गया तो सॉरी, ही विल बी डिसमिस इमीडिएटली। ये एमएलए छोड़े ना छोड़े, पार्टी उसे निकाल के बाहर पड़े। हम गलत आदमी को नहीं रखेंगे। उसके भ्रष्टाचार का मुकदमा हो गया या चरित्र का मुकदमा हो गया, उसी को खत्म करेंगे प्लीज। अरुण शर्मा जी क्या कहेंगे आप? 10 मैनिफेस्टेशन में 11 हो रहा है, क्या सब सच्चे होते? देखिए, जैसे कि भाई साहब ने बार बार जोर दिया है कि मोहल्ले में मोहल्ले की सरकार, यानी वार्ड में वार्ड की सरकार और गांव में गांव की सरकार, ये जितनी भी चीजें हैं ये आम जन के हित के लिए हैं, देश के लिए। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर मोहल्ला डिसाइड करेगा चीजों को तो ये सब कुछ संभव है। आज इन पे डिसीजंस मोहल्ला नहीं ले रहा है, हम केवल वोट दे रहे हैं। आज कैंडिडेट बीजेपी किसको उतारेगी, हमारे पास चॉइस नहीं। आज हम ग्रास रूट लेवल की जो लीडरशिप है उसको प्रोवोक कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं इस मैसेज से कि आप लोग लोकतांत्रिक ढंग से पार्टिसिपेट कीजिए प्रोसेस के अंदर। जब तक आप लोग सामने नहीं आएंगे आपके साथ अन्याय होता ही रहेगा। ये स्लोग आया है, थोड़ा रखते धीरज फिर से आ रहा नीरज, आपका क्या स्लोगन रहेगा? हमारा स्लोगन बड़ा सिंपल है। हमारा स्लोगन अब की बार आरपी गौड़, अब की बार आरपी गौड़। राम प्रताप गौड़ ही होंगे एनआईटी के एमएलए, 100% नहीं 1000%। हम वायदे के साथ निभा रहे हैं कि आपकी बार केवल राम प्रताप गौड़। हमारा वैसे स्लोगन जो है वो ये। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।